नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे अष्टांग हृदय चैप्टर नंबर 3, शारीर स्थान अंग विभाग शरीर अध्याय। तो शारीर स्थान का तीसरा चैप्टर का नाम है अंग विभाग शरीर अध्याय। तो इसमें अंग के विभाजन के बारे में, अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, गर्भज भाव के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अंग विभाग। तो अंग का विभाजन आचार्य वाग्भट ने 6 में किया है, मतलब 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। और वो 6 भाग कौन से हैं? शिर, अंतर आधि, अंतर आधि मतलब कि जो मध्यम शरीर होता है, द्वौ बाहु एंड शक्ति। शिर, अंतरादि, द्वौ बाहु एंड शक्ति। फिर पंचमहाभूत और उनके गुण। आकाश का गुण कौन सा है? शब्द। वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध। आकाश का है शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध। गर्भज भाव, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसको मैं दोबारा से फिर से आपको करवाऊंगी और डिटेल में। तो सबसे पहले आप समझिए कि जो गर्भज भाव में मात्रज भाव होते हैं, जो माता के भाव होते हैं गर्भ में, तो उसमें इंक्लूडेड होता है जितने भी मृदु अंग होते हैं शरीर में, जैसे कि सॉफ्ट ऑर्गन्स, ठीक है, जैसे कि रक्त, मांस, मज्जा आदि। जितने भी मृदु अंग है, मृदु भाग है, सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, ये मात्रज भाव के अंतर्गत आते हैं। पित्रज भाव में आता है स्थिर भाग, शुक्र, ठीक है, धमनी, अस्थि आदि। तो सिरा, धमनी, अस्थि, अस्थि तो आप गैस कर लेंगे, ठीक है, कि हार्ड स्ट्रक्चर है, तो वो पित्रज भाव में आएगा। शुक्र भी आप गैस कर लेंगे, लेकिन धमनी जो है ये पित्रज भाव में आता है। सिरा, धमनी, स्नायु ये पित्रज भाव में आते हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि इनको ही लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सॉफ्ट होते हुए भी पित्रज भाव में आते हैं। फिर है आत्मज भाव। आत्मज भाव जैसे कि अलग अलग योनियों में जन्म लेना, चित्त जो मन है, इंद्रियां हैं, ठीक है, तो वो आत्मज भाव में आते हैं। सात्मेज भाव, सात्मेज भाव मतलब कि जो हम खुद हासिल करते हैं, जैसे कि आयु है और आरोग्य है, अन्न, आलस्य है, प्रभा, बल, तो ये सात्मज भाव में आते हैं। रसज भाव में जन्म, वृत्ति, वृद्धि, अलौल्य, तो अलौल्य ध्यान रखिएगा कि ये रसज भाव में आते हैं, ठीक है, जन्म, वृत्ति, वृद्धि, अलौल्य। मन, अब मन अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि सात्विक मन, इसके क्या फीचर्स होते हैं? शौच, आस्तिकता, शुक्ल, धर्म में रुचि होना। तो ये सात्विक मन जो होता है उसके फीचर्स होते हैं। फिर राजस मन है, इसमें फीचर्स आते हैं कि जो क्रोधी होता है, अभिमानी होता है, जिसको घमंड होता है, हर चीज़ में मैं उसकी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत बोलने वाला होता है। बहुभाषित्वम, अभिमान, क्रोध और मात्सर्य। फिर उसके बाद है तामस मन, इसमें जो डरपोक होता है, भय, अज्ञान, निद्रा, आलस्य, विषाद, ठीक है, हर चीज़ में आलस्य, निद्रा निद्रा, नींद आनी, अज्ञानता होनी, डरपोक टाइप का होना, विषाद होना, तो उसको तामस मन कहते हैं। कलाएं, कलाएं क्या होती हैं? धातु, आशय, अंतर, क्लेदो, विपक्व, स्वयं, स्वम, ऊष्मणा, मतलब धातु और आशयों के बीच में जो क्लेद होता है, ठीक है, उसको कला कहते हैं। धातु और आशय के बीच में क्लेद होता है, उसको कला कहते हैं, जो कि अपनी ही ऊष्मा से विपक्व होती है, ठीक है, और कला बन जाती है। धातु, आशय, अंतर, क्लेदो, विपक्व, स्वम, स्वम, ऊष्मणा। क्लेद 7 होती है संख्या में। नेक्स्ट है कि आधार यानी कि आशय। आशय में 7 आशय तो ये है कि रक्त आशय, कफ आशय, 2 आपने ये याद करने हैं। फिर उसके बाद आमाशय, पित्ताशय, पक्वाशय, 3 ये याद करने हैं। एंड देन वायु आशय एंड मूत्र आशय, ठीक है, 7 हो गए। और 8वां आशय है गर्भ आशय, जो कि पक्वाशय और पित्ताशय के मध्य में होता है। तो आपने डिवाइड करके इसको याद करने हैं, फिर आपको इजीली याद हो जाएंगे। रक्ताशय, कफाशय, एंड देन आमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, फिर वायु आशय, मूत्र आशय, फिर उसके बाद 8वां आशय गर्भाशय, जो कि पक्वाशय और पित्ताशय के मध्य में रहता है। अब ये जो 8 आशय होते हैं, इसमें 12 कोष्ठ अंग होते हैं, जैसे कि हृदय, क्लोम, फुफ्फुस, प्लीहा, उंडुक, वृक्क आदि, ठीक है। 8 आशयों में 12 कोष्ठ अंग होते हैं। जीवित धाम, आचार्य वाग्भट ने जीवित धाम को प्राणायतन बोला है, जिसकी संख्या 10 है। तो ये 10 आपको ध्यान में होने चाहिए। जैसे कि ऊपर से स्टार्ट करें, शिरो है, फिर जीवा, रसन बंधन, फिर है कंठ, रक्त, शिरो, रसन बंधन, कंठ और रक्त, एंड देन हृदय। फिर नीचे आ जाइए, नाभि है, बस्ती है, शुक्र है, ओज और गुद, ठीक है, नाभि, बस्ती, शुक्र, ओज, गुद। शिरो, रसन बंधन, कंठ, रक्त, हृदय, नाभि, बस्ती, शुक्र,
ओज और गुद। ठीक है, प्रत्यंगों की संख्या, अब आचार्य वाग्भट ने क्या बताया है, आचार्य चरक ने प्रत्यंगों की संख्या 56 बताई है। ठीक है, 56। एंड आचार्य वाग्भट ने प्रत्यंग जो है कुछ इस तरह से इनका डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो जाले और कंडरा होते हैं वो 16-16 होते हैं। कूर्च होते हैं 6, फिर मांस रज्जु होती है 4, सीमंत है 18। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने सीमंत 14 माने हैं, सेवनी है 7, संघात है 14। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जाले और कंडरा जो है वो 16-16 होते हैं, कूर्च जो है वो 6 होते हैं, सेवनी जो है वो 7 है। ठीक है, सेवनी 7 है, मांस रज्जु 4 है, संघात 14 है। सेवनी 7, संघात 14, मांस रज्जु 4, सीमंत 18 है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने सीमंत जो है वो 14 माने हैं। अस्थियां जो है दंत और नख सहित 360 है। ठीक है, और सुश्रुत जी ने अस्थियां 300 मानी है और 210 जो है संधियां बताई हैं। आत्रेय जी कहते हैं कि संधियां जो है वो 2000 वो कहते हैं, और स्नायु की संख्या होती है 900, पेशी की संख्या होती है 500। स्त्रियों में योनि और स्तनों में 20 पेशियां अधिक होती हैं, तो टोटल होगी 520। ठीक है, अस्थियां हैं 360 दंत और नख सहित, वाग्भट जी ने बताई हैं। सुश्रुत जी ने कहा है कि 300 अस्थियां होती हैं, 210 संधियां बताई हैं। आत्रेय संधियां जो है 2000 कहते हैं, स्नायु है 500, सॉरी 900, एंड पेशी है 500। स्त्री में 20 अधिक है, योनि और दोनों स्तनों में, तो 520 होगी। सिराओं की संख्या, देखिए रस का वहन करने वाली जो सिराएं होती हैं वो हृदय में 10 महामूल सिराएं होती हैं। ठीक है, जो मूल सिराएं होती हैं रस का वहन करने वाली हृदय में वो 10 मूल सिराएं होती हैं। सुश्रुत ने 40 मूल सिराएं कही हैं। ठीक है, सुश्रुत ने 40 मूल सिराएं कही हैं। ये सारा कुछ हम सुश्रुत संहिता में भी पढ़ेंगे। कुल सिराएं जो होती हैं वो 700 होती हैं। स से सिराएं, स से 700, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और 700 जो है कैसे डिवाइड होती हैं, वात पित्त कफ और रक्तवाही, ईच अगर हम देखें तो प्रत्येक 175 सिराएं हैं। ठीक है, तो वात पित्त कफ और रक्तवाही प्रत्येक 175, टोटल सिराएं हैं 700। जो हृदय में सिराएं हैं मूल सिराएं वो हैं 10, एंड सुश्रुत जी ने 40 बताई हैं मूल सिराएं जो कि रस का वहन करती हैं। अब नेक्स्ट आता है अवैध सिराएं। तो कई बार इसका संख्या को लेकर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 98 होती हैं अवैध सिराएं। शाखागत है 16, फिर शाखा के बाद कोष्ठगत है 32। शाखागत है 16, वंक्षण में 4, कोष्ठगत 32, एंड पार्श्व संधि में 2, पार्श्व पृष्ठ पार्श्व में 4, कटिक तरुण में 4। तो 4-4 किस में है, वंक्षण में अवैध सिराएं 4 हैं, पार्श्व पृष्ठ पार्श्व में 4 हैं। ठीक है, वंक्षण में 4, पृष्ठ पार्श्व में 4, कटिक तरुण में 4। शाखागत अवैध सिराएं हैं 16, कोष्ठगत में 32 और पार्श्व संधि में 2। इसके बाद है कि जो मेहन है, मेहन के ऊपर रोम राजी के पार्श्व में दोनों और 4 सिराएं हैं। ठीक है, तो मेहन में आप याद रखिएगा 4 अवैध सिराएं होती हैं, हृदय में 4, स्तनमूल में 4, स्तन रोहित में 4, और फिर अपलाप और अपस्तंभ, इसमें अवैध सिराएं एक, मतलब अपलाप और अपस्तंभ ये 2 अलग से अवैध सिराएं हैं। ऊर्ध्व जत्रुगत में 50 अवैध सिराएं होती हैं, तो हृदय में 4, स्तनमूल में 4, स्तन रोहित में 4, अपलाप एंड अपस्तंभ, एंड देन ऊर्ध्व जत्रुगत में 50, मेहन में 4। दोष अनुसार सिराएं, जो वात वाह सिरा होती हैं उनके क्या फीचर्स होते हैं, तो ऑब्वियसली जैसे वात दोष के गुण होते हैं वैसे ही वात वाह सिरा के फीचर होते हैं। शाव अरुण होती है, सूक्ष्म होती है, अतिशय प्रस्पंदनम। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्पंदन करने वाली शाव अरुण और सूक्ष्म होती है। पित्तवाह सिरा उष्ण होती है, शीघ्रवाही नील पीत होती है। कफवाह सिरा जो होती है वो गौर होती है, स्निग्ध स्थिर और शीतल। ठीक है, गौर, स्निग्ध स्थिर और शीतल। रक्तवाह सिरा जो है वो गूढ़ होती है और समस्थित होती है, एंड देन स्निग्ध और रक्तवर्ण की, गूढ़ होती है, ये याद रखिएगा, अलग सा इसका पॉइंट है। रक्तवाह सिरा जो होती है वो गूढ़ होती है, समस्थित होती है, स्निग्ध होती है और रक्तवर्ण की होती है। धमनियाँ, धमनियाँ होती हैं 24। ठीक है, आचार्य वाग्भट ने धमनियों की संख्या 24 बताई है। नाभि से उत्पन्न होती हैं और नाभि से चारों ओर ये फैलती हैं। नाभि से ही धमनी उत्पन्न होती है, नाभि के चारों ओर फैलती हैं, 24 होती हैं संख्या में। अब है स्त्रोत, दृश्य स्त्रोत जो है, ठीक है, जो हमें विजिबल होते हैं बॉडी चैनल्स, दृश्य स्त्रोत हैं 9 पुरुष में। ठीक है, ऊपर जो फेस पे देखेंगे तो 7 छेद हैं जिसको दृश्य स्त्रोत कहते हैं। 2 नॉस्ट्रल्स हो गए, 2 ईयर्स हो गए, 2 आईज है एंड 1 माउथ, ये 7 हो गए, और नीचे 2 हैं। ठीक है, मेड़ और गुदा,
तो टोटल पुरुष में 9 हो गए। स्त्रियों में ये 9 के अलावा 2 स्तन और 1 गर्भाशय, 3 और ऐड होके 12 हो जाते हैं। ठीक है, तो पुरुष में 9, ऊपर 7 और नीचे 3, सॉरी नीचे 2, तो 7 + 2 9। स्त्रियों में 9 जो है वो तो होते ही हैं। ठीक है, 3 एक्स्ट्रा होते हैं, तो इस तरह से 12 हो गए। ठीक है, 3 एक्स्ट्रा कैसे, 2 स्तन और 1 गर्भाशय। इसके बाद है अदृश्य स्रोत। अदृश्य स्रोत जो है संख्या में 13 होते हैं, मतलब बॉडी चैनल्स जो होते हैं विद इन द बॉडी इंटरनली, वो 13 होते हैं। 13 कैसे, प्राणवय, अन्नवय, उदकवय, 3 ये हो गए, 7 धातुवय हो गए और 3 मलवय हो गए। ठीक है, प्राणवय, अन्नवय, उदकवय और 7 धातुवय और 3 मलवय है। और नेक्स्ट है कि स्वधातु संवर्णानी वृत्त स्थूलान्य अनुनी प्रतान दीर्घ आकृति। मतलब ये जो अदृश्य स्रोत हैं उनके फीचर्स बताए गए हैं कि जो स्रोत जिस धातु का वहन करता है, जो धातु जिस स्रोत में फ्लो करती है, वो उसी के वर्ण का होता है, मतलब कि अपनी ही धातु के वर्ण का, कलर का होता है। स्वधातु समवर्णानी वृत्त यानी कि गोल होते हैं, स्थूल भी होते हैं, अणु भी होते हैं, प्रतान मतलब लताओं के जैसे फैले हुए, और दीर्घ आकृति के, लंबे होते हैं। स्वधातु संवर्णानी वृत्त स्थूलान्य अणुनी प्रतान दीर्घ आकृति, ये स्त्रोतस के लिए कहा गया है। फिर उसके बाद है कि स्त्रोतस जो है बिस के समान शरीर में फैले होते हैं और रस का उपचय करते हैं। बिस मतलब कि जैसे कमल की नाल होती है, पूरे तालाब में फैली होती है। ठीक है, उसी तरह से स्त्रोतस भी उसको कंपैरिजन करके कहा गया है कि बिस के समान शरीर में फैले होते हैं और रस का उपचय करते हैं, रस का वहन करते हैं। स्रोतोदुष्टि के लक्षण क्या होते हैं, तो इसमें टोटल 4 लक्षण आपको मिलेंगे। अति प्रवृत्ति, संग, सिरा ग्रंथि एंड विमार्ग गमन। याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अति प्रवृत्ति जो मैं कहती हूँ इंपॉर्टेंट है, वो अलग से चिट पे लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बाद में आपको बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स यूज़ आएंगे। ठीक है, तो अति प्रवृत्ति मतलब कि बहुत ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, या फिर बिल्कुल ही धातुएं जो हैं स्रोतस से रुक गई हैं, उनका फ्लो रुक गया है, या फिर ग्रंथियाँ बन गई हैं, या फिर उनके अंदर बहने वाला जो भी रक्त है धातु के या रस है, कोई धातु उनके अंदर जिसका वहन हो रहा है स्रोत के अंदर, वो और ही मार्ग में चली गई है, विमार्ग गमन हो गया है। ठीक है, तो अति प्रवृत्ति, संग, सिरा ग्रंथि एंड विमार्ग गमन, ये 4 दुष्टि के, स्त्रोतोदुष्टि के लक्षण हैं। फिर उसके बाद स्त्रोतोविद के लक्षण क्या होते हैं, तो इसके हैं, अगर स्त्रोत कोई भी विद हो जाए तो इन जनरल जो सिम्टम्स हैं वो दिए गए हैं, जैसे कि मोह है, कंप है, आधमान है, वमन, प्रलाप, शूल, मल रोध, मूत्र रोध और मृत्यु। मल मूत्र का रुकना, मृत्यु होनी, प्रलाप, शूल, वमन, मोह, कंप, आधमान। फिर ग्रहणी, अग्नि का जो अधिष्ठान है वो है ग्रहणी, और अन्न को ग्रहण करने से ये ग्रहणी कहलाती है। धन्वंतरी जी के अनुसार ग्रहणी पित्तधरा कला कहलाती है। ठीक है, पित्तधरा कला को उन्होंने ग्रहणी कहा है। ग्रहणी जो है आयु, आरोग्य, भूत अग्नि, धातव अग्नि की पुष्टि करती है। तो आयु, आरोग्य, भूत अग्नि, धातव अग्नि, तो इन सब की पुष्टि करने वाली ग्रहणी होती है, और ये सब ग्रहणी के अधीन है। नेक्स्ट आता है पक्व अन्न के भेद। अब पक्व अन्न, जो अन्न पक चुका है, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो भेद क्या है, 2, सार और किट भाग। ठीक है, अब इसके बाद है धातु परिवर्तन। धातु परिवर्तन में ये इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि रस धातु है, ठीक है, ये रस अग्नि, अपनी ही अग्नि से पाक होकर रंजक पित्त से रक्त में परिवर्तित होता है। ठीक है, रस जो है, रस अग्नि पाक और रंजक पित्त से रक्त में परिवर्तित होता है। उसी तरह से जो रक्त है, ये रक्त अग्नि से पाक होकर वायु, जल और अग्नि से घन होकर मांस बनता है। ठीक है, रक्त अग्नि प्लस वायु, जल और अग्नि से घन होकर मांस में परिवर्तित होता है। उसी तरह से मांस जो है, मांस अग्नि से पाक होकर इसमें तेज जल के स्निग्ध गुण से ये मेद बनता है। तेज और जल के स्निग्ध गुण से मेद बनता है। फिर मेद में मेद अग्नि है, और साथ में अब मेद जो है अस्थि में परिवर्तित होगी, तो पृथ्वी, अग्नि और वायु से स्थिर होकर मेद जो है अस्थि में परिवर्तित होता है। पृथ्वी, अग्नि और वायु से स्थिर होकर मेद जो है अस्थि में परिवर्तित होता है। फिर उसके बाद है कि देखिए, जो रक्त है, ठीक है, हमने पढ़ा था रक्त में वायु, जल और अग्नि। मेद में वायु और अग्नि दोनों सेम है, जल की जगह हमने पृथ्वी ले लेना है। मांस में तेज के साथ हमने जल का स्निग्ध गुण ले लेना है। ठीक है, स्निग्ध गुण होगा तभी मेद में परिवर्तित होगा। अच्छा, अस्थि है, अस्थि में वायु द्वारा छिद्र होने से मज्जा
से वो परिपूर्ण हो जाती है, ठीक है। और मज्जा के स्नेह भाग से शुक्र बनता है। तो हम रिपीट करते हैं इसको कि साथ में सबकी अग्नियाँ तो हमने जोड़नी है, जैसे कि रस में रस अग्निपाक होता है, रक्त में रक्त अग्निपाक, तो इसके अलावा और क्या होता है? तो रस में रस अग्निपाक के साथ रंजक पित्त होता है, जिससे वो रक्त में परिवर्तित होता है। रक्त में रक्त अग्निपाक के साथ वायु, जल और अग्नि मिक्स होके उसको घन बनाकर मांस बनाती है। मांस में क्या होता है कि मांस अग्निपाक तो है, लेकिन साथ में तेज होता है और जल का स्नेह भाग होता है, जिसके कारण वो मेद में परिवर्तित हो जाता है। अब मेद से अस्थि में बनाना है हमने इसको, तो हमने हार्ड पार्ट लेना है, यानी कि पृथ्वी लेना है, पृथ्वी के साथ वायु और अग्नि लेना है, ठीक है, जिससे मेद स्थिर होकर अस्थि में परिवर्तित होता है। अब अस्थि में वायु छिद्र कर देती है, जिससे अस्थि जो है बोन मैरो से परिपूर्ण हो जाती है, मज्जा से परिपूर्ण हो जाती है, और मज्जा के स्नेह भाग से बनता है शुक्र। धातुओं का मल क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप लिख के रख लीजिए। ये दोनों जो पॉइंट्स है, इसको दोनों को लिख के रख लीजिए, ठीक है। एक तो धातु परिवर्तन और धातुओं का मल। रस का मल है कफ, रक्त का मल है पित्त, ठीक है। मांस का है खमल, मेद का है स्वेद, अस्थि का है केश लोम, मज्जा का है आँख त्वचा मल का स्नेह, और शुक्र का है ऊज, ठीक है। तो अष्टांग हृदयकार ने शुक्र के मल को ऊज कहा है, ठीक है, शुक्र मल को ऊज कहा है। और मतलब ओज को शुक्र का मल कहा है। तो रस का क्या है कफ, रक्त का क्या है पित्त, और मांस का क्या है खमल, मेद का क्या है स्वेद, अस्थि का क्या है केश लोम, मज्जा का क्या है आँख त्वचा मल का स्नेह, और शुक्र का है ओज। नेक्स्ट आ जाता है परिवर्तन अवधि। अहोरात्र से, अहोरात्र मतलब 24 घंटे या फिर 6 से 7 दिन में या 1 मास में, ठीक है। ये बताया गया है कि जो धातुएं हैं ये परिवर्तित होती हैं, रस से शुक्र तक धातुएं जो है परिवर्तित होती हैं, या तो अहोरात्र में या 6-7 दिन में या फिर 1 मास में, ठीक है। इसमें सारे जो टाइम पीरियड्स बताए हुए हैं, ठीक है। और जैसे कि आचार्य सुश्रुत के सुश्रुत संहिता में उन्होंने अलग बताया हुआ है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आप ये याद कीजिए कि परिवर्तन अवधि में जो धातुएं जो होती हैं रस से शुक्र तक परिवर्तित होता है अहोरात्र में 6 या 7 दिन में या फिर 1 मास में। तीनों पॉइंट्स बता दिए आचार्य ने। और अगर हम कोई वृक्षीय द्रव्य का सेवन करते हैं तो उसके प्रभाव से, ठीक है, तुरंत शुक्र उत्पन्न हो सकता है, मतलब 1 मास तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वृक्षीय द्रव्य का सेवन करके तुरंत जो है शुक्र में परिवर्तित हो जाती हैं। रस से लेकर लास्ट तक जो धातुएं होती हैं शुक्र में परिवर्तन हो जाता है तुरंत वृक्षीय द्रव्य के प्रभाव से। एंड जठराग्नि की श्रेष्ठता, जठराग्नि सभी अग्नियों में प्रधान होती है। अग्नि के भेद 4 होते हैं, सम अग्नि, विषम अग्नि, मंद अग्नि और तीक्ष्ण अग्नि, ठीक है। सम अग्नि, विषम अग्नि, मंद अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि। मंद अग्नि का कर्म क्या होता है? कृत्वा, आस्य, शोष, आटोप, आंत्रकुंजन, आधमान, गौरव, ठीक है। तो मुख में ड्राइनेस, आस्य में शोष, आस्य मतलब मुख, तो कृत्वा ये क्या करती है? कृत्वा आस्य शोष करती है, आटोप करती है मतलब ब्लॉटिंग है, आंत्रकुंजन है, कू कू की आवाज़ आएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्लॉटिंग एंड देन आधमान होगा, गैस होगी, गौरवता भारीपन होगा। कृत्वा आस्य शोष, आटोप, आंत्रकुंजन, आधमान, गौरव। बल के भेद कितने होते हैं? बल के भेद जो है वो 3 होते हैं, सहज बल, कालज बल और युक्तिकृत बल। सहज बल, कालज बल और युक्तिकृत बल। देश के भेद भी 3 होते हैं, जांगल, अनूप और साधारण, ठीक है। जांगल, अनूप और साधारण, देश के भेद 3 होते हैं। फिर उसके बाद धातु का प्रमाण देखिए, तो अंजलि में इसको दिया हुआ है कि मज्जा का प्रमाण 1 अंजलि, मेद का प्रमाण 2 अंजलि, वसा का प्रमाण जो है वो 3 अंजलि, मूत्र का प्रमाण 4 अंजलि, पित्त का 5 और कफ का 6। वसा का 3, मूत्र का 4, पित्त का 5, कफ का 6, मल का 7, रक्त का 8, रस का 9 और जल का 10, ठीक है। मल का 7 अंजलि है, मतलब पुरीश का 7 अंजलि, पित्त का प से पित्त का 5 है, पुरीश का 7, कफ का 6, रक्त का 8 है, रस का 9 है, जल का 10 है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि जो अंजलि प्रमाण है, धातुओं का प्रमाण है, मज्जा का 1 है, मेद का 2 है, ठीक है। 3 किसका है? वसा का, 4 मूत्र का है, 5 है पित्त का, 6 है कफ का, 7 है पुरीश यानी कि मल का, 8 जो है वो है रक्त का, 9 है रस का और 10 है जल का। मस्तिष्क, शुक्र और ओज का 1 अंजलि, ठीक है। मस्तिष्क, शुक्र और ओज का 1 अंजलि, स्तन्य का 2 अंजलि और आर्तव का 4 अंजलि।
आर्तव को लेकर, स्तन्य को लेकर कई बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। स्तन्य और आर्तव, तो ये भी इसकी एक चिट बना के इसको याद कर लीजिए। और जब हम चरक संहिता पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिफरेंशियल पॉइंट्स जो हैं पता चल जाएंगे, आचार्य चरक ने कहाँ अलग बताया है ब्रह्मांड। वैसे तो ऑलमोस्ट सारा सेम है, लेकिन एक दो पॉइंट्स उनके अलग हैं। नेक्स्ट है कि जो प्रकृति के भेद होते हैं, प्रकृति के भेद दोष अनुसार 7 होते हैं। वात प्रकृति के लक्षण क्या है? अब अलग अलग प्रकृतियां हैं, ठीक है, 7 प्रकृतियां होती हैं दोष अनुसार। तो सबसे पहले वात प्रकृति के लक्षण, ऑब्वियसली जो वात दोष के जो गुण होते हैं, सफुटित, धूसर, केश, गात्र, ठीक है, केश और गात्र जो है, बाल और शरीर धूसर वर्ण के होते हैं। सफुटित जो होते हैं मतलब कि स्किन रफ होती है। बहु प्रलाप करने वाला, शीत से द्वेष करने वाला, चल, धृति, स्मृति, बुद्धि, चेष्टा, सौहार्द, अल्प विन, बल, जीवन, ठीक है। अल्प वित्त मतलब पैसा भी कम होगा, बल भी कम होगा, जीवन आयु भी कम होगी, और जर्जर वाणी होगी उसकी, ठीक है। मधुर, अम्ल, लवण, उष्ण भोजन अभ्यासी होगा क्योंकि इससे वायु शांत होता है। अधन्य, द्वेषी, स्तेन, स्तेन मतलब चोरी वगैरह करने वाला, पर्वत और आकाश में ये घूमते हैं, ठीक है। सफुटित, धूसर, केशर, गात्र, बहुप्रलाप, शीत, द्वेष, चल, धृति, स्मृति, बुद्धि, चेष्टा, ठीक है, बड़ा चंचल होगा। और बुद्धि जो है चंचल होगी, स्मृति, धृति, स्मृति, बुद्धि, चेष्टा, ठीक है। तो ये मतलब चंचल स्वभाव का होगा। एंड देन अल्प वित्त, बल, जीवन, जर्जर वाणी, मधुर, अमन, लवण, उष्ण भोजन अभ्यासी, अधन्य, द्वेषी, स्तेन, पर्वत, आकाश में घूमते हैं। फिर उसके बाद जो पित्त प्रकृति है, पित्त प्रकृति मतलब कि जिसको प्यास ज़्यादा लगेगी क्योंकि हीट अंदर बॉडी के ज़्यादा होगी, तो तृष्णा है, उष्ण अंग है, और ताम्रस्थ मुख है, मुख में ताम्र वर्ण की आभासी होगी। पिंगल केश है मतलब पिंक केश, येलोइश कलर के केश हैं। अल्प रोम है, धन, साहस और बुद्धि युक्त होगा, मेधावी होगा। प्रतिशिथिल बंध मास मतलब कि उसका जो बॉडी होगी वो कॉम्पैक्ट होगी, ठीक है। तो जो शिथिल मांस नहीं होगा, ठीक है, एक बंद मांस होगा। और पलित, अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर्स होगी। तृष्णा, उष्ण अंग, ताम्रस्थ मुख, पिंग केश, अल्प रोम, धन होगा, साहस होगा, बुद्धि युक्त होगा, मेधावी होगा। एंड प्रशिथिल, संधि बंधन मास, ठीक है। तो शिथिल नहीं होगा, प्रशिथिल मतलब कि कॉम्पैक्ट होगा, संधि बंधन मास। पलित मतलब कि अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। इसके अलावा पित्तज प्रकृति में और क्या फीचर्स मिलते हैं? अल्प, शुक्र और काम, ठीक है। अल्प पक्षम, फिर फिर तनु, पिंग, चल, हिम प्रिय जिसको ठंडक जो है, शीत प्रिय होगी। मध्यम आयु और मध्यम बल होगा, ठीक है। जैसे बाद में हमने पढ़ा था अल्प आयु और अल्प बल, इसमें मध्यम आयु मध्यम बल। पलित है, अल्प शुक्र, काम, अल्प पक्षम, ठीक है। उसके पक्षम जो आई लैशेज है छोटे छोटे होंगे, तनु और फिर पतले होंगे और येलो कलर के होंगे। और फिर चल, हिमप्रिय, मध्यम आयु मध्यम बल। कवच प्रकृति के जो फीचर्स हैं वो क्या हैं? सौम्य, ठीक है, और अस्थि संधि मांस गूढ़ होंगे, ठीक है, मांसल बॉडी होगी उसकी, ठीक है। और स्निग्ध, श्लिष्ट, बुद्धि युक्त, सात्विक होगा। दीर्घ सूत्री, लंबा सोचने वाला, ठीक है, दूर तक सोचने वाला। निद्रा अधिक्य होगी, कृतज्ञ होगा, दूसरों का एहसान मानने वाला और दूरदर्शी होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद है, ये जस्ट आपने लर्न नहीं करने हैं, एक दो बार रीडिंग करनी है ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए और आप इजीली जो है अपना आंसर करेक्ट टिक मार्क कर सकें। तो वय का वर्णन क्या है कि जैसे बाल्यावस्था 16 वर्ष तक जो आयु है वो मानी है, जिसमें धातु, इंद्रिय एवं ओज की वृद्धि होती है। 16 वर्ष की आयु बाल्यावस्था है जिसमें धातु, इंद्रिय, आयु, धातु, इंद्रिय एवं ओज की वृद्धि होती है। मध्यम वय जो होती है वो 16 से 70 मानी है आचार्य वाग्भट ने, जिसमें वृद्धि नहीं होती है। वृद्ध अवस्था में 70 से आगे वृद्ध अवस्था होती है जिसमें क्षय होना स्टार्ट होता है। शरीर का जो प्रमाण है वो बताया है हस्तत्रय, 3 हाथ प्रमाण है। सुख आयुष दाता, ठीक है। तो सुखी और लंबी आयु में 3 हस्त प्रमाण प्रशस्त माना है, ठीक है। हस्तत्रय प्रमाण, सुख आयुष दाता। फिर उसके बाद मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। बाल्यावस्था 16 वर्ष तक जिसमें ओज धातु और इंद्रिय, ठीक है, इन आयु इन सब की वृद्धि होती है। 16 वर्ष तक है बाल्यावस्था, फिर 16 से
70 तक है मध्यम अवस्था जिसमें कोई वृद्धि नहीं होती, एंड अबव 70 इस वृद्ध अवस्था जिसमें क्षीण होता है शरीर। अब अष्ट दोष, 8 दोष कौन से हैं? वो है अलोमा, अतिलोमा, अति कृष्ण, अति गौर, फिर अति स्थूल, अति कृश, अति दीर्घ, अति ह्रस्व। ठीक है, तो ये अष्ट निंदित दोष जो है वो बताए गए हैं, जो कि आप चरक संहिता में भी पढ़ेंगे। तो इसमें अलोमा, अतिलोमा, अति कृष्ण, अति गौर, अति स्थूल, अति कृश, अति दीर्घ, अति ह्रस्व। फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि जैसे शुभ अंगों के लक्षण क्या होते हैं। जैसे कि इसमें आपको जस्ट आइडिया लेना है, रट्टा नहीं मारना। जैसे केश है तो केश सुगंधी केशों से अच्छी खुशबू आए, मृदु और सूक्ष्म हो, ललाट उन्नत हो, माथा ऊंचा हो जिसका, कर्ण जो है नीचे हो, छोटे हो, ऊपर बड़े, नीचे के कर्ण छोटे ऊपर के बड़े और श्लिष्ट मांस युक्त हो, और नेत्र जो है श्वेत और कृष्ण भाग स्पष्ट हो जिसका घन पक्षम हो, नासा का उन्नत अग्र हो, ओष्ठ जो है रक्त मतलब रेडिश कलर के और ऊपर उठे हुए ना हो, अनुद्वृत। फिर हनु जो है वो महत बड़ी हो, जौ बड़ा हो। फिर महद आस्यम, तो ओरल कैविटी कैसे होनी चाहिए, दांत जो है घने होने चाहिए, घना दंता सिता समा, तो श्वेत मतलब सीता वाइट कलर के घने दांत होने चाहिए और इक्वली अपने जगह पर मतलब टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, इक्वली वो सम होने चाहिए। ठीक है, जीवा जो है रक्त तन्वी आयत, ठीक है, तो लाल होनी चाहिए, थोड़ी पतली होनी चाहिए। चिबुक जो है मांसल महत, ग्रीवा हरस्व घन वृत्त। तो एक बार पढ़ लीजिए इसमें, पृष्ठ बृहत गूढ़ वंश मतलब गूढ़ वंशम, पृष्ठ जो है बड़ी होनी चाहिए और थोड़ी मतलब कि मांसल होनी चाहिए। पानीपात जो है तनु उन्नत होनी चाहिए, रक्त नख युक्त होनी चाहिए, लाल नाखून मतलब रेडिश कलर के नाखून हो, सफ़ेद ना हो। ठीक है, सफ़ेद तो फिर एनीमिया का साइन हो जाता है। और फिर उधर जो है दक्षिण आवर्त गूढ़ नाभि सम उन्नत। ठीक है, तो गूढ़ नाभि है और इक्वली उन्नत उठा हुआ हो, सम उन्नत हो, दक्षिण आवर्त थोड़ा सा राइट की तरफ हो। ठीक है, फिर उसके बाद संधि जो है वो निगूढ़ और दृढ़ होनी चाहिए। दृढ़ तो होनी चाहिए लेकिन मांसल नहीं होनी चाहिए, निगूढ़ होनी चाहिए, गूढ़ नहीं होनी चाहिए। स्वर जो है धीर, धीमा और मीठा स्वर होना चाहिए। वर्ण जो है स्निग्ध स्थिर प्रभा युक्त। ठीक है, स्निग्ध स्थिर प्रभा युक्त। सार की परिभाषा, बल के प्रमाण का ज्ञान करने के लिए जो है सार की परीक्षा करनी चाहिए। सॉरी, परिभाषा नहीं परीक्षा है। सार की परीक्षा क्यों करनी चाहिए, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये नोट कर लीजिए कि बल का प्रमाण जानने के लिए, रोगी के बल का प्रमाण जानने के लिए सार की परीक्षा करनी चाहिए, जिसको हम डिटेल में चरक संहिता में पढ़ेंगे। धातुओं के सार जो है उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं। रस से रक्त का सार श्रेष्ठ है। ठीक है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, शुक्र सार वाला सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो ये सारा हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चरक संहिता में अलग अलग जो सार वाले मनुष्य होते हैं उनके क्या क्या लक्षण है, रस सार के क्या है, रक्त सार के क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें आपको पढ़ाऊंगी। यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ऐप श्री आयुर्वेदा ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करिए और वहाँ जाके ऐप के अंदर AIA PGT नोट्स ज्वाइन कर लीजिए। हर वीकेंड जो है नोट्स अपलोड होते हैं और ये अपलोड होते रहेंगे टिल योर एग्ज़ाम एंड टिल योर AIA PGT एग्ज़ाम। एंड इसकी फ़ीस जो है मात्र 700 रुपये है, वन टाइम फ़ीस है। ठीक है, धन्यवाद।